नमस्कार मित्रों, कॉलेरा क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और रीट की जो साइंस थी उस क्रम में अपने बढ़ते हुए अपने अंतिम जो छोड़ा था टॉपिक वो था हमारा ऑक्सीकरण अंक। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये शब्द यूज किया गया था संयोजकता, लेकिन संयोजकता को छोड़कर एक नया शब्द आ गया, वो है हमारा ऑक्सीकरण अंक। कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन दे दे चाहे वो इलेक्ट्रॉन ले ले। इसे अष्टक नियम के नाम से जाना गया है और अष्टक नियम के अकॉर्डिंग ही या अष्टक नियम के अनुसार ही यौगिकों का निर्माण होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपको कि एक ही तत्व बार बार क्रमागत श्रृंखला में बढ़ता हुआ क्यों जुड़ रहा है। वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए अपने सबसे पहले देखिए अपने को उसको समझने के लिए विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अलावा आपको ये पता चलेगा किसी भी अंक के ऊपर प्लस या माइनस क्यों आया, और इसके अलावा ये चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी धातु और अधातु क्या है। उपधातु एक अलग श्रृंखला है जिसके बारे में अपने अलग से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने कि कक्षाओं मैंने आपको विगत थोड़ा सा बताया था, उसको मैं रिपीट करता हूं। कक्षाएं 4 होती है जिसको कई वैज्ञानिकों ने KMLN, कईयों ने 1 2 3 4 के नाम से रिप्रेजेंट किया था। लेकिन कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता का सूत्र होता है 2n²। पहली कक्षा में कक्षाओं की संख्या रखी 2 × 1² 2, 2 × 2² 8, 2 × 3² 18 और चौथी कक्षा में 32। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब देखिए हाइड्रोजन 1 पे आता है तो उसके 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन 17 पे आता है तो मैंने आपको बताया था 2, 8 और 7। 7 को 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। कौन देगा? हाइड्रोजन दे देगा। चूंकि हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, मैंने अभी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसके ऊपर प्लस आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो उसके ऊपर माइनस आता है। और हमारा जो प्रयास होता है वो होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। तो 7 को 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1। किसने दे दिया? हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया? प्लस, और क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया? माइनस। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बेरिलियम का एग्जांपल लेते हैं। बेरिलियम डाइक्लोराइड। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हम इस हिसाब से भरते हैं 2, 2 के बाद 8 आना चाहिए, लेकिन 2 के बाद इसके पास 2 ही बचते हैं तो 2 भर दिए 4। अब देखो क्लोरीन 2 क्यों जुड़े, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक क्लोरीन के पास 7, दूसरे क्लोरीन के पास 7, अधिकतम कितने चाहिए? 8। इस 7 को 8 होने के लिए कितने चाहिए? 1। इस 7 को 8 होने के लिए कितने चाहिए? 1। और अकेला बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस दोनों 7 को किस में बदल सकता है? 8 में बदल सकता है। तो बेरिलियम ने अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन का योगदान किया? 2 का। और क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? प्रत्येक क्लोरीन ने 1 और 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये बेरिलियम के साथ कितने जुड़ते हैं? 2 जुड़ते हैं। फास्फोरस का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन चूंकि 3 जुड़े हैं और 3 7 7 7, तीनों सातों को 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो फास्फोरस ने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया? 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। अकेले क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? 1। तो फास्फोरस पे +3 और क्लोरीन पे -1। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं अपने। 5 क्लोरीन है तो अभी मैंने आपको बताया था 5 बार 7 आएंगे, और 5 बार 7 को 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 5 इलेक्ट्रॉन की। इसलिए फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन काम में आ जाएंगे। तो फास्फोरस ने अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया? 5 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, तो इसके ऊपर 5 आ गया। और अकेले क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इसके ऊपर माइनस आ गया। फिर बात करते हैं सल्फर, जिसके साथ फ्लोरीन जुड़ा है, 6 जुड़े हुए हैं। इसकी बात करें तो सल्फर 16 पे आता है। भरने का क्रम 2 8 10 हो चुके हैं, 10, और यहां कितने चाहिए अपने को? 6, यानी 16 हो चुके हैं। अब फ्लोरीन आता है 9 पे, 2 और 7। इन फ्लोरीन कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 7 आ चुका है। यानी जो 6 बार 7 आ चुके हैं उनको 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 किसने दे दिए? सल्फर ने दे दिए। और अकेले फ्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? 1 1 1। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो हमेशा क्या होता है? धातु होता है। क्यों? धातु ही क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो आपको जो यौगिक में जो सबसे पहले मिलेगा वो हमेशा क्या होगा? धातु होगा। और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इस पे कौन सा निशान आ जाता है? प्लस का। और दूसरी होगी वो क्या होगी? अधातु। क्योंकि अधातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ग्रहण करती है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर क्या आ जाता है? माइनस।
तो जब कभी भी आपको कोई यौगिक दिखाई दे तो सबसे पहले आप पक्का कन्फर्म होता है ये कि ये होती है धातु और ये होती है अधातु। धातु पे प्लस आता है और अधातु पे माइनस आता है। धातु में हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और कौन सी प्रवृत्ति दर्शाती है? क्षारीय। क्षार जितने भी क्षार हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और अधातु क्या होती है? अम्लीय। और अम्ल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं और दोनों को मिलकर एक उदासीनीकरण होता है जिसपे कोई ऑक्सीकरण अंक नहीं होता। कई बार ऑक्सीकरण अंक आपसे ये पूछ लिया जाता है अकेला कोई भी तत्व है, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, बोरोन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, अकेला कोई भी तत्व जब आपसे पूछ लिया जाए उसका ऑक्सीकरण अंक, चाहे कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए आवर्त सारणी में, उसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा 0 होगा, क्योंकि जब तक वो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रॉन न तो दिया जाएगा और न ही लिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों दिया और क्यों लिया, इसका कारण क्या है? इसके अंदर एक परिभाषा आती है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता एक शब्द आता है। विद्युत ऋणता का शाब्दिक अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा ले लेगा और एक यौगिक का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से अपने यौगिकों के बारे में पूछ लिया जाता है कि PCl3, PCl5, इसमें इसका +3 आ रहा है, इसमें इसका क्या आ रहा है? +5 आ रहा है। तो जो धातु होती है उसके साथ जितने जुड़े होते हैं उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है। तो ये हमारा ऑक्सीकरण का क्या हुआ? टॉपिक क्लियर हुआ। और कुछ एग्जांपल अपने और लेंगे जिसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाएगी। धन्यवाद।